नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए जो 2019 सी-टेट की एग्ज़ाम हुई थी, जो 7 जुलाई 2000 को जो पेपर हुआ था, उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे। मैं कल आपको बाल विकास, पर्यावरण और सारे कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन, देखो इसमें बाल विकास है, पूरा पेपर में आपको सोल्व कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको गणित के क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। आज अपन गणित पेडालॉजी के एमसीक्यूज करेंगे। ये है पर्यावरण, ये है बाल विकास 30 क्वेश्चन, ये मैं आपको कल करवाऊँगा। 30 क्वेश्चन है पर्यावरण के। ये आज अपन करेंगे गणित के मैं आपको 30 क्वेश्चन, जितने भी इसने पेडालॉजी की गणित पूछी है उसके क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व करेंगे। जो अभी 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था, इसमें आज अपन करेंगे गणित पेडालॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है पहला। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो हम शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। हमारा अगला देखो, जो गणित पेडालॉजी में जो आपके एमपीटेट सी-टेट जितने भी एग्जाम में आएंगे, उन सब के मैं आपके ओल्ड पेपर्स हैं, जिनके भी पास पीडीएफ है, उनसे लेके मैं आपको इनके क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक है, तो अपन अब सारे ओल्ड पेपर ही के क्वेश्चन करेंगे। ये बताएं, कक्षा तीसरी के छात्र ने 16 गुणित 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणित 25 बराबर 8 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, फिर करा 8 गुणित 5 2 गुणित 5, फिर करा 40 गुणित 10 और आंसर ले आया है 400। तो इसने क्या करा? इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का, मतलब इसने इस गुणनखंड विधि के किस नियम का प्रयोग किया? साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत या वितरण सिद्धांत? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कक्षा तीसरे के छात्र ने 16 गुणित 25 का गुणन कर इस प्रकार किया, तो उसका आंसर होगा साहचर्य सिद्धांत के अनुसार प्रयोग किया इसने। किसके अनुसार? ये इसको कहते हैं अपन साहचर्य विधि के अनुसार इसका प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण? बताएं कौन सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर आपने लगा दिया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि आपको कितने नंबर आए हैं। वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मापन। क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्ग समावेश, संरक्षण और वर्गीकरण ये सब प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित है, खाली मापन प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, संख्यांक और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है? संख्यांक और संख्या के बीच में कौन सा कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिन्हें संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। देखो इसने 4 ऑप्शन दिए। ए शुद्ध पहला सही है, दूसरा अशुद्ध है, फिर बी सही है, दूसरा ए अशुद्ध है, ए और बी दोनों शुद्ध हैं, और चौथा है ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। संख्या और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना या पक्षांतरण करना? बताएं इसमें कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है।
तो देखो कहीं भी अगर कंठस्थ लिखा हुआ आ जाए तो वो हमेशा गलत होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो कंठस्थ करना है गणित का प्रक्रम नहीं, आकलन करना है, पंक्चयकरण करना है, मान दर्शन करना ये है। पर ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? दूसरा है ₹1,9950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए योग है, ए योग कर रहा है 15 संतरे और 17 संतरे सही है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा दोनों ही योगों की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, हो नहीं सकता। दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शित करता है। बताएं इसमें कौन सा सही है? योग वाले में कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है। ए योग की, देखो ये जोड़ कर रहा है 15 संतरे और दूसरा 17 संतरे, ये योग, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो अटपटे हैं, ये ऐसे ही आते हैं आपके। ये सी-टेट अभी 19 जुलाई को हुई थी, उसी का पेपर लेकर आया हूँ। तो आपके भी MP टेट और जितने भी एग्जाम में सब में इसी ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन चुनिए। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, और चौथा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। बताएं पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप की विभिन्न भौतिक राशियों में संरक्षण की योग्यता किसके पहले आती है? बताएं। इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण के पहले। और आपसे पूछ ले कि पियाजे ने मानव विकास की कितनी अवस्था बताई? तो पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्था बताई है। संवेदी प्रेरक पेशीय अवस्था वो होती है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो है 11 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 5वीं के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। चौथी के छात्र, 5वीं के नहीं, चौथी के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य को कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है? ये जो 25 टाइलों को उनको सभी आयताकार समूह में, तो क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप द्वारा, क्षेत्रफल परिमाप आयतन द्वारा, क्षेत्रफल आयतन लंबाई द्वारा, या आयतन क्षेत्रफल लंबाई द्वारा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप के द्वारा। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें, तो वो होता है क्षेत्रफल, उसके बाद गुणनफल और उसके बाद परिमाप द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं देखो 30 क्वेश्चन रहते हैं, 15 पेडागोजी आती है, 15 मैथ्स आती है। तो इसने सारे पेडागोजी के क्वेश्चन दे दिए थे इस बार। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना। ये है, रट लेना हो नहीं सकता। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना, और प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। बताएं इसमें कौन सा सही होगा? देखो मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी कंठस्थ आ गए वो सही नहीं होगा। तो देखो ये कंठस्थ करना ये गलत है, इसमें भी कंठस्थ आया ये भी गलत है। 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। जहाँ भी कंठस्थ लिखा हुआ आ जाए ना वहाँ पे वो आंसर सही नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कंठस्थ, चित्रांकन, रटना ये भी गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। देखो रटना होता नहीं, कंठस्थ करना होता नहीं, कंठस्थ इसमें भी कंठस्थ आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। कौन सा
गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ये बताएं, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है स्थानीयमान, जातीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वान हेले ने जातीय चिंतन की विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणितीय पाठ्यक्रम कार्य वैदिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, और चौथा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबोधित होना चाहिए। बताएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणितीय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यक्रम छात्रों को प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणज जैसे कि 0.3 गुणित 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनिस ब्लॉक्स किसके द्वारा 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफ पेपर द्वारा। किसके द्वारा? 0.3 गुणित 0.2 और 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। ये बताएं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिससे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए और ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रत्व रटने और संकल्प समझने में अंतर किया जाए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताएं इसका सही आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, त्रुटियों के प्रतिरूप केंद्रित होना, अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना या एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना। आज मैंने आपको इसके 15 क्वेश्चन करा दिए जो गणित पेडालॉजी, इसमें उसने 30 क्वेश्चन पूछे थे। 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें 20 से ऊपर गणित पेडालॉजी के ही क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आज आपको इसके 15 क्वेश्चन कराए। कल मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अपन बाल विकास और पर्यावरण के भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मुजावदिया आपके लिए आज फिर एक और क्लास लेकर आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडागोगी। मैंने कल आपके लिए मैथ पेडालॉजी के क्वेश्चन बताए थे पुराने पेपर के। आज भी अपन पुराने पेपर का हिंदी पेडागोगी करेंगे। उसके बाद फिर बाल विकास का करेंगे ये 30 क्वेश्चन। उसके बाद फिर ईवीएस करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन। जितने भी इस पेपर में आए होंगे हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन वो सारे आज अपन करेंगे। तो आपके मैथ्स पेडागोगी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। कल अपन सीडीपी करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे ईवीएस। तो आपका ये पूरा जो 7 जुलाई को जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2019 को सी-टेट की, तो उसका पेपर मैं आपको पूरा सोल्व करा दूँगा। इसके बाद अगर किसी ने भी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं, तो वह ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और इसको ज़्यादा शेयर कर देना। उससे क्या रहेगा कि आपके पास जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। तो आज अपन हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चन करेंगे और आपको लेयर 3 पे रोज़ शाम को
6 बजे क्लास मिलती है, सुबह ईवीएस की क्लास मिलती है 4 बजे, फिर 7 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है विनोद सर की, और यहाँ पे इस पे आपको हिंदी और गणित पेडालॉजी की क्लास मिलेगी, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस चैनल पे भी डाल देते हैं। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे गणित पेडालॉजी, और शाम को 6 बजे लेयर 3 एजुकेशन अपने ही चैनल पे आएगा हिंदी ग्रामर का, तो वहाँ उसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। उस पर आपको रोज़ 6 बजे क्लास देखना है, और जो हम आपको लिंक दे रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, तो इस पर आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। मैं आपको इसकी PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा, तो आप इसके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैं आज गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना आप, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर किसी के भी पास ये PDF नहीं हो तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986, तो मैं आपको पूरी इसकी PDF दे दूँगा। उसके बाद ये आपको ये पूरा पढ़ना है और इसके आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज कॉपी पेन लेकर फिर बैठना है, और आज अपन करेंगे इसके 15 क्वेश्चन। ये पूरे आपको ही करने, दोनों गद्यांश में नहीं कराऊँगा कल। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। 2 गद्यांश हुए 15 नंबर के। अब 15 नंबर की पेडागोजी। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है वो जो भाषा के आकलन में सबसे अधिक महत्व आप किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नवाली को, पोर्टफोलियो को, कि लिखित परीक्षा को? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पोर्टफोलियो को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन कराने के लिए हम सबसे महत्व देंगे पोर्टफोलियो को। किसको? पोर्टफोलियो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जांच सूची होती नहीं है, प्रश्नावली का प्रयोग किया नहीं जाता है, लिखित परीक्षा होती नहीं है, तो पोर्टफोलियो के द्वारा हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ, गति, प्रवाह या अक्षर ज्ञान? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति? बताएं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? विचारों की अभिव्यक्ति। मतलब इसका यूँ कहना है कि बच्चों पर अपने जो भाव, विचार और अनुभव, बच्चे जो अपना भाव, विचार अभिव्यक्त करते हैं ना, तो उस समय उनके ऊपर व्याकरण का जोड़ नहीं होना चाहिए, सुंदर लेखन का जोड़ नहीं होना चाहिए, और काव्यगत भाषा का दबाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को लिखना अपन सिखाते हैं ना, तो उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। ये सब पेडालॉजी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी MP टेट और C टेट वाले एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको पुराने पेपर करवा रहा हूँ। इससे आपको ये बताएं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाओं को, भाषा के विभिन्न रंगतों को, भाषा का विविध गद्य साहित्य को, या प्रसिद्ध लेखक को? बताएं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा के विभिन्न रंगतें। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, या अस्वीकार किया जाना चाहिए? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया, ये गलत है। अनदेखा नहीं, अस्वीकार किया जाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो अपन भाषा सिखाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषाई ज्ञान,
भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग या अभिभावकों का साक्षर होना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना आपको। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हाँ संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा गलत है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, अर्जित किए जाते हैं। देखो भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ये चार आते हैं भाषा के अंतर्गत। आपसे पूछ ले भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भाषा कौशल के अंतर्गत आता है पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ठीक है। तो इसने क्या कहा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, और त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बताएं बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा उचित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में यह कहना उचित नहीं है कि त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा की अज्ञानता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं निम्न में से कौन सा प्रश्न, ये एक मिनट मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए और ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। इसने क्या पूछा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी हैं, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं, यह सही है। कौन सा सर्वाधिक उपयोगी, सबसे ज़्यादा यह उपयोगी है कि ईदगाह जो कहानी है वो अपनी भाषा में उनको सुनाए, जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का आकलन किया जाएगा। अब अपन इनको ईदगाह कहानी को सुनाएंगे जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं या अर्जित की जाती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कहाँ से आती है, तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध आचरण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों में भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है बातचीत करना। अपन जो भाषा सीखते हैं तो उसमें अपन बातचीत करते हैं ना, उससे अपन को पता चलता है कि इसमें क्या सीखा है। तो बातचीत करने से अपन को सारा ज्ञान पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं, ये बताएं 17वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना या वर्णमाला सीखना। बताएं प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे अच्छा अर्थ क्या है। तो देखो वर्णमाला सीखना होगा नहीं, अलंकारों का प्रयोग होगा नहीं, साहित्य की रचना करना नहीं। प्राथमिक स्तर पर तो भाषा का प्रभावी प्रयोग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है, जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलाव का या वाइगोत्स्की। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से ही भाषा सीखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, बाल साहित्य,
पत्रिका या पाठ्यपुस्तक? बताएं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल साहित्य। बाल साहित्य का प्रयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल साहित्य का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए ही लिखा गया है। उसमें बाल साहित्य की छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश का, भाषा के आकलन का, साक्षरता का या पाठ्य सामग्री का? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। ये आज मैंने आपको हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन करा दिए, कल मैंने आपको गणित पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन कराए थे, और जो भी बचे उनको एक बार देख लेते हैं, उनके क्वेश्चन कर लेते हैं। कल आपको CDP और EVS में से एक के क्वेश्चन करा दूंगा और इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको मैंने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए थे, ये सारे करा दिए थे गणित पेडालॉजी के। अब एक क्वेश्चन ये है, ये बताएं। अंक 47वां गणित पेडागोगी का क्वेश्चन है, अंक 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों को व्यवस्थित किया जाता है। योग करने पर अधिकतम संख्या क्या होगी? 1605, 1560, 1308 या 808? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इसने योग पूछा है ना, तो आपको लिखना है 8, उसके नीचे लिखना है आपको 7, फिर लिखना है 6, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 3 और फिर लिखना है 2। 863 और 743, ठीक है। तो इसने योग पूछा है, तो देखो योग ऐसे ही करना है, ये यूँ मत लिखना है आप 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनको मत जोड़ लेना, आपको ऐसे ही लिखना है। देखो बड़ी संख्या है 8, फिर उसके नीचे लिखना है आपको 7, फिर उसके नीचे लिखना है आपको 6, उसके नीचे लिखना है आपको 4, फिर 3 और फिर 2। इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 8 और 8 16, 1605। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, योग करने पर संभवतः संख्या कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, नई दिल्ली और चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए और उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ो, स्टेशन नई दिल्ली। अब इसने क्या क्या पूछा वो देख लो। पहला, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट, भोपाल से चेन्नई की यात्रा का 21 घंटे 40 मिनट और भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का 13 घंटे 10 मिनट। तो इसने क्या पूछा? पहला कौन सा सही है? तो ये देखो, इसने कहा नागपुर से चेन्नई की यात्रा, तो नागपुर कहाँ है? ये नागपुर, ये चली थी 5:25 पे, ठीक है। उसके बाद चेन्नई ये आई, यात्रा का समय 15:10 है ना। तो ये देखो, ये नागपुर से चली कहाँ से? ये 5:25 पे आगमन, और चेन्नई कहाँ, क्या पूछा? नागपुर से चेन्नई, चेन्नई आई 20:45। तो 5:25 और 20:45 का टाइम जोड़ो, क्या होगा? ये वाला अपना सही आएगा। देखो नागपुर से निकली, ये वाला टाइम मत जोड़ लेना, आगमन नहीं, प्रस्थान करा उसने। नागपुर चली थी 5:35 पे और ये चेन्नई आ गई 20:45। तो 5:25 से 20:45 का टाइम क्या हो रहा? 5:25 से ऐसे जोड़ लो, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 15 घंटे 10 मिनट। ये आपको जोड़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही है। आपके सरल सरल क्वेश्चन ही आएंगे। ये क्वेश्चन देखो, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती हैं। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती हैं तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती हैं। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी? ऑप्शन है 35, 30, 40 और 50। अब इसने क्या दे रखा है? आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर मोबाइल खरीदती है प्रत्येक सप्ताह, मतलब सोमवार को वो बच्चा, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, सोमवार को बचाती है 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद बचाती है बुधवार को 100, बुधवार को बचाती है 100, उसके बाद बचाती है शुक्रवार को 80, 50, 100 और 80 रुपये बचाती है। 100, 150 और 80 कितने होते? 230 रुपये बचाती है वो। 100 देखो, सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 तथा रविवार को इसमें 60 रुपये खर्च करते थे।
₹230 बचाती हैं वो और ₹60 खर्च कर देते। ये ₹230 बचाती हैं और ₹60 खर्च कर देते। जीरो, एक मिनट, है ना, ये जोड़ लिया आपने 230 और उसमें से ₹60 खर्च कर रही। जीरो, 23 में 6 जाएंगे तो 17, ₹170 टोटल बचाती है। उसे 5,900 का मोबाइल ख़रीदना है, तो ₹5,950 का मोबाइल ख़रीदना है। तो 170 का भाग लगा दो, तो जीरो से जीरो कट गई। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचे कितने 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 8 बचे। 17 पंजो 85, तो 35 सप्ताह। कितने सप्ताह? तो ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को ₹50, ये यहाँ लिख देता हूँ, सोमवार को 50, 100 और 80, ये हो गए 230, 10, 15, 80, 230। 230 में से ₹60 खर्च कर लेती है, बचते हैं ₹170। ₹170 उनको ₹5,950 से भाग लगाएंगे तो अपना टाइम आ जाएगा कितने सप्ताह तक। 5,950 में 170 का भाग लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आएगा ए वाला सही। तो ये मैंने आज आपको गणित पेडालॉजी और हिंदी पेडालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कल आपके ईवीएस और बाल विकास रहेगी। किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, तो उसको रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे ओल्ड पेपर के। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज कितने नंबर आए ये भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपको हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपकी सी-टेट 2019 का पेपर सोल्व करवाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और डेली आपको 2:30 बजे क्लास मिलती है। आज कहीं कारणवश आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली नहीं तो डेली 2:30 लाइव क्लास मिलती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है।